वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, हर्ट्ज, लेनॉर्ड, मिल्टन। इन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट दिया हुआ है जिससे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। कुछ ऑब्जर्वेशंस है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस टॉपिक पे मिला, पता है आपको? किस टॉपिक पे? नहीं, मास एनर्जी इक्विवेलेंस के लिए नहीं मिला। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ही मिला है। आइंस्टाइन फेमस जरूर हुए E = mc स्क्वायर के लिए ज्यादा, लेकिन नोबेल मिला उनको किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। चलिए बात करता हूं इस पे। इस टॉपिक का नाम डालते हैं हर्ट्ज एंड लेनॉर्ड्स ऑब्जर्वेशंस। इसमें एक और साइंटिस्ट है मिल्टन, वो भी शामिल है। इन्होंने एक प्रैक्टिकल अरेंजमेंट दिया, मैं इसको आपको समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। अरेंजमेंट को ध्यान दे जरा। देखिए, ये एक हमारा फ्लास्क है या कोई ट्यूब बना दी हम लोगों ने। इसमें देखो एक दूसरे के आमने सामने 2 प्लेट्स लगी, एक C और एक A फॉर एनोड, C फॉर कैथोड। एक देखो सामने यहां पर एक विंडो बनाई है क्वार्ट्ज की, यानी ट्रांसपेरेंट विंडो है। जो लाइट आप डालेंगे, जैसे सनलाइट आ रही है, कोई लाइट आप UV लाइट डालेंगे तो सीधा इस प्लेट पे इंसिडेंट हो। इस तरह से अरेंजमेंट सेट किया गया है। यहां देख लीजिए जरा, ये जो सर्किट अरेंजमेंट है, इसमें एक तो ये कम्यूटेटर लगा है। कम्यूटेटर का काम क्या है, जरा इसको समझ लेना। इसको क्यों लगाया गया है? सिंपल स्विच इस्तेमाल हो सकता था। कम्यूटेटर क्या होता है? डायरेक्शन चेंज करने वाली डिवाइस होती है। कम्यूटेटर का नाम ही डायरेक्शन चेंजेबल डिवाइस। यानी कि जैसे ये प्लेट अभी एनोड है और ये कैथोड है, हम चाहें तो इसकी हेल्प से, जैसे ये कनेक्शन है, क्रॉस कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन कर दीजिएगा तो ये चेंज हो जाएंगे। इसीलिए देखो 2 डॉट्स अभी ओपन पड़े हुए हैं, यानी इधर से करंट नहीं पास हो रही। देखो ये यहां ओपन है कि नहीं है? देखो अभी करंट सीधे क्रॉस पास हो रही है। तो इस वाली डिवाइस के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? करंट के फ्लो की डायरेक्शन चेंज करते हैं। यानी जो एनोड है वो कैथोड बना सकते हैं और कैथोड को एनोड बनाया जा सकता है जब चाहो तब। इस स्विच का मेन काम ये है। इसमें हम थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। आपको हो सकता है कम डायग्राम में कम्यूटेटर समझ में आ रहा हो, इसकी जगह आप एक दूसरा बना सकते हो, 2 वे की बना सकते हो आप। कम्यूटेटर को बहुत सिंपल डायग्राम बनाने का तरीका ये होता है। वैसे देखो 1 2 3 4 की होती है इसमें कम्यूटेटर में। एक बार हम लोग कनेक्शन इसके क्रॉस देते हैं, एक बार इसके क्रॉस देते हैं। इन दोनों को सपोज करो यहां से कनेक्ट किया तो ये एक बार पॉजिटिव बन जाएगी, और जब इधर से कनेक्शन देंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगी। बस कम्यूटेटर का काम इतना है। बाद बाकी एक एमीटर कनेक्ट किया है जिससे हम एम्पियर्स में करंट मेजर करेंगे, और एक वोल्ट मीटर कनेक्ट है जिससे हम लोग वोल्टेज मेजर करेंगे। साथ ही साथ फाइनल स्टेप पे आप आइए, देखिए जरा, यहां पर एक हमारा पोटेंशियल डिवाइडर लगा हुआ है। ये जो सिंबल है, ये किस चीज का सिंबल है? पोटेंशियल डिवाइडर का। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। यानी हम पोटेंशियल की वैल्यू को अप डाउन कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये इस डिवाइस का काम। ये सोर्स ऑफ एनर्जी यानी बैटरी लगी, सेल लगा लास्ट में। ये हमारा डायग्राम अरेंजमेंट है। ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। मेन लॉजिक हमारा, डायग्राम पर थोड़ा डिस्कशन लिख देते हैं, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या है? मेरा फोकस किस पे है? ऑब्जर्वेशंस पर। इस डायग्राम के बारे में थोड़ा लिख देना। पहले तो लिखना हर्ट्ज, लेनॉर्ड एंड मिल्टन gives many experiments for photoelectric effect. अभी थोड़ा सा इसमें जो चीजें यूज की उसके बारे में 2-4 लाइन लिख लेते हैं। तो लिखिएगा, हियर an arrangement given which have a glass tube, ये जो इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है उसके बारे में कहा है। फोटो सेंसिटिव प्लेट्स
क्वार्ट्ज विंडो, कम्यूटेटर, अमीटर एंड वोल्टमीटर with potential divider and a battery. Potential divider and a battery. इसको आप नोट करें पहले तो इतना और डायग्राम बना लें। देखिए अब थोड़ा सा मैं यूज करने वाला हूं, इनके रिजल्ट्स पे आते हैं। सबसे पहली चीज यहां कुछ वेरिएशंस करने, मुझे चेंजेस करने हैं। जैसे एक बार इंटेंसिटी कोई फिक्स ले ली। लाइट की दो प्रॉपर्टी यहां मेन यूज होनी है, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। फिर से बात सुन लीजिए और समझ लीजिए। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का बेसिक डिफरेंस समझना। अगर हम इंटेंसिटी इंप्रूव कर रहे हैं, ध्यान रखिए, मतलब लाइट में ज्यादा फोटॉन्स यूज किए जा रहे हैं। इंटेंसिटी को आप अपने जानकारी के लिए एक जगह कहीं रफली अपने पास लिख लीजिएगा या मन में रख लीजिएगा कि अगर हम इंटेंसिटी वर्ड यूज करें तो आप उसका मतलब समझना नंबर ऑफ फोटॉन। क्या बोलना इसका? नंबर ऑफ फोटॉन के बारे में चर्चा हो रही है। इंटेंसिटी इंप्रूव करने की बात होगी तो लॉजिकली आप समझेंगे कि फोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। फोटॉन मतलब समझते हैं? एनर्जी पैकेट्स जो सोर्स से आते हैं फोटो के। और अगर हम फ्रीक्वेंसी बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, तो आप समझना एनर्जी ऑफ फोटॉन। क्या समझना? कि फोटॉन की एनर्जी में चेंज बोला जा रहा है। ये लॉजिक थोड़ा समझना तो आपको डायग्राम और वो एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। हम जब मैंने कहा हमें जो लाइट यूज करनी है उसमें जो वेरिएशंस करने हैं, इंटेंसिटी में वेरिएशन चेक करना है करके और फ्रीक्वेंसी में। तो सबसे पहले हम जो चेक करने जा रहे हो इंटेंसिटी वेरिएशन के बारे में बात करते हैं। किसके लिए? इंटेंसिटी वेरिएशन। देखो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फॉर और लगा दो। पहला जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए। हम ये कहेंगे इस एक्सपेरिमेंट में जो यूवी लाइट डाल रहा हूं मैं, एक बार कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ले ली, कोई इंटेंसिटी वेरी करा रहा हूं मैं, धीरे धीरे इंटेंसिटी की वैल्यू चेंज कर रहा हूं। जब हम इंटेंसिटी वेरी करेंगे, ध्यान देना, यहां लाइट गिरी, डायग्राम पे और फोकस कर लीजिएगा। ये पोलरिटी थोड़ा चेंज कर लीजिए पहले शुरुआत में। ये वाली प्लेट जो पहली वाली प्लेट है, ध्यान रखना इसको मैंने निगेटिव इमेजिन किया है। छोटी प्लेट ले लो तो निगेटिव हो जाएगी और बाद वाली प्लेट बड़ी कर दो। प्लेट्स का पोलरिटी आप लोग अपने डायग्राम में चेंज कर लेना तो एक्सप्लेन करते बनेगा, थोड़ा डायग्राम जैसा बना है। देखिए पहले आप कम्यूटेटर को गौर से देख लीजिए। कम्यूटेटर में ए को क्रॉस करके कनेक्ट किया है। ए का कनेक्शन अभी प्रेजेंट टाइम में इसके साथ है और जो सी यानी कैथोड है उसका कनेक्शन इसके साथ है। अब आप देखिए कैथोड का कनेक्शन निगेटिव प्लेट से है और एनोड का कनेक्शन पॉजिटिव प्लेट से। एट द प्रेजेंट टाइम जब एक्सप्लेन करने वाले, डायग्राम चेंज होगा आगे, बट हमें बनाना थोड़े बार बार है, बोलना केवल कि चेंज कर दिए पोलरिटी। कम्यूटेटर का काम ही यही होता है, एनोड को कैथोड और कैथोड को एनोड अरेंज कर देना। जैसे अभी इस समय देखो ये निगेटिव प्लेट यहां घूमकर सी से कनेक्ट है कि नहीं बताओ। पॉजिटिव प्लेट का कॉम्बिनेशन देखो जरा गौर से, यहां से होते हुए ए से कनेक्ट है। यानी एट द प्रेजेंट टाइम जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो रहा है, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो एनोड पॉजिटिव है एज कंपेयर टू कैथोड। ठीक है। जब हम इंटेंसिटी की ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं, इनिशियली अगर हम बात करें, इनिशियली एनोड इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल देन कैथोड। अभी शुरुआत यहां पर हो रही है, बाद में हम आगे जब एक्सपेरिमेंट में और समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे तो इसका चेंज करेंगे पोलरिटी। अभी कौन पॉजिटिव है जरा देखो, एनोड। निगेटिव कौन है इस समय? कैथोड यानी सी प्लेट।
जब लाइट इस पर गिरेगी, देखो जब तक लाइट नहीं डालोगे तब तक कोई करंट पास नहीं होगी, अमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई रीडिंग नहीं होगी। बात समझ रहे हो? हमने लाइट डालना शुरू की, इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट होने लगे, एमिट होकर के इस पे पहुंचने लगे, बोलो भाई, जिस वजह से अमीटर में कोई ना कोई रीडिंग मिलेगी। वो एम्पियर्स में हो सकती है, मिली एम्पियर्स में हो सकती है, माइक्रो एम्पियर्स में हो सकती है, होगी कुछ ना कुछ। लेकिन इसीलिए माइक्रो एमीटर इस्तेमाल किया गया, जिससे रीडिंग ज्यादा बड़ी शो हो जाए। डायग्राम वगैरह, मतलब हम ग्राफ वगैरह अगर बनाए तो हम आसानी से उसको बना सकें। जैसे सपोज करो 0.0005 एम्पियर आया, तो आप ग्राफ पे इसको ट्रेस थोड़ा आसानी से नहीं कर पाएंगे, बहुत छोटा ग्राफ बनेगा। अगर एम्पियर को बना दिया माइक्रो में तो शायद वो 500 बन जाएगा, उसको आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। तो रीडिंग बड़ी बनी रहे, इसलिए हमने माइक्रो एम्पियर का इस्तेमाल किया है। माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, ठीक, रीडिंग की मतलब इन लार्ज साइज दिखाने के लिए। अब देखिए, इनिशियली जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो हम कहेंगे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी फिक्स है, इंटेंसिटी को भी किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे फिक्स कर दिया। तो एट फर्स्ट द लाइट ऑफ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड आई इंटेंसिटी, मैंने स्टार्टिंग में जो इंटेंसिटी लाइट के लिए वो कितनी ले ली, आई, मतलब कुछ भी वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड नंबर्स में न देके सिंबल में दिया मैंने, आई इंटेंसिटी फॉल ऑन प्लेट सी प्लेट पर ये लाइट इंसिडेंट हुई। जब लाइट यहां इंसिडेंट हुई, ध्यान से समझना बात, तो ही सर्किट पूरा हुआ और ये फ्लो स्टार्ट हो गया। हमने रीडिंग नोट कर ली, अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड करंट, वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते गए, बार बार रीडिंग नोट करते जाए। जैसे सपोज करो 5 वोल्ट, फिर 10 वोल्ट, फिर 20 वोल्ट, ऐसे करते गए। और हम एक ग्राफ ट्रेस करेंगे रीडिंग बनाते बनाते। देखो मैंने एक ग्राफ बनाने के लिए यहां समझाया है, ये जो हमारे एक्स एक्सिस है ये वोल्टेज के लिए, किसके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। और जो वाई एक्सिस हमने इस्तेमाल किया वो इंटेंसिटी के लिए, किसके लिए लिया है, इंटेंसिटी। दिख रहा है ना आपको डायग्राम, मतलब ग्राफ दिख रहा है। हमने देखा सबसे पहले एकदम शुरुआत, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 वोल्ट लेकर के क्या शुरू किया हमने स्टार्टिंग में, लाइट तो गिरी। एक्सपेरिमेंट को समझिएगा, थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा डिटेल है, इसलिए लाइट तो हम डाल रहे हैं, लेकिन हमने अभी यहां पर जो हमारी बैटरी लगी है और ये वोल्टेज, वोल्ट मीटर लगा, ये वोल्टेज बताएगा। पोटेंशियल डिवाइडर का काम वोल्टेज को वेरी कराना है। तो शुरुआत में हमने ऐसा सेटअप बनाया कि वोल्टेज है 0, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई, फ्रीक्वेंसी जो भी होगी वो मैंने यहां लिखा नहीं, जरूरत नहीं उसकी। तो हमने पाया कि कोई रीडिंग आई होगी। रीडिंग को हमने जब ग्राफ पे लिया तो मुझे इस जगह कहीं से स्टार्टिंग मिली, हमारी रीडिंग यहां से स्टार्ट हुई, ग्राफ थोड़ी ऊपर वैल्यू से स्टार्ट हुआ। फिर हमने वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया, 5, 5, 10, 10, कुछ भी एक फिक्स इंटरवल आप ले लो, वोल्टेज बढ़ाते जाओ। और जो भी इंटेंसिटी हमारी आई बनी हुई पहले से, हम रीडिंग नोट करना शुरू करेंगे करंट वगैरह की, किसकी, करंट की रीडिंग। और जब हम उसको बनाते जाएंगे, देखो ध्यान देना, तो शुरुआत में ग्राफ थोड़ा इंप्रूव होगा, उसके बाद ये अप्रोक्सीमेट फ्लैट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, यानी कुछ करेस्पॉन्डिंग, ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं एक्चुअल में इंटेंसिटी को हम नहीं, यहां पर करंट को ले लें, किसको ले लें, करंट, वोल्टेज वर्सेस करंट बनाएं और इस वाली जगह यहां लिख दे इंटेंसिटी के लिए कोई सिंबल, यानी इंटेंसिटी आई अभी फिक्स है, फ्रीक्वेंसी फिक्स है, इंटेंसिटी कोई चूज की है मैंने। तो पहला जब ग्राफ हमने बनाया तो हमने देखा करंट पहले देखो इंप्रूव हुई और किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर जाकर के कांस्टेंट हो गई। हमने देखा वोल्टेज अगर निगेटिव कर लें बाय द वे तो देखें क्या आएगा, देखो करंट आ रही है पहले से, 0 वोल्टेज में भी करंट मिल रही है। निगेटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम्यूटेटर लगाया मैंने, इसीलिए लगाया है,
अब आप प्लेटें पलट दीजिए, यानी ये जो कनेक्शन हमारा इस तरफ से इस तरफ जुड़ा था, ये इस तरफ ले लीजिए, इसका वापस इस तरफ कर दीजिए। तो जो प्लेट पॉजिटिव थी वो निगेटिव हो जाएगी और जो निगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। चूंकि अप्लाइड वोल्टेज अभी भी जीरो है, तो है पॉजिटिव निगेटिव लेकिन डिफरेंस अभी जीरो। फिर हम उसको अपोजिट में इंक्रीज करेंगे, जैसे उधर वोल्टेज बढ़ा रहे थे वैसे जीरो के बाद हम बैक में बढ़ाएंगे तो उसको निगेटिव लेट करेंगे। उसको क्या कहेंगे? उल्टा कनेक्शन कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे निगेटिव वोल्टेज। तो जब निगेटिव वोल्टेज होगा, ध्यान देना, तो ये ग्राफ में जो करंट की रीडिंग आएगी वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, वो ग्राफ धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा। किसी पर्टिकुलर निगेटिव वोल्टेज पर, इसको मान लो -V0 कह दिया, किसी पर्टिकुलर निगेटिव वोल्टेज पर आपको देखना करंट की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। इस चीज को दोबारा समझना थोड़ा सा। मैं यहां पर क्या बताना चाहता हूं, अभी एक ग्राफ बना, एक डायग्राम, अभी दोबारा फिर से हम इंटेंसिटी चेंज करेंगे। शुरुआत में फ्रीक्वेंसी अपनी कोई फिक्स कर दी, जो भी होगी, इंटेंसिटी आई ले ली फिक्स, और V वर्सेस I ग्राफ बनाना है मुझे। अब इंटेंसिटी वेरिएशन नहीं करना आपको, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन नहीं करना है आपको। वेरिएशन किसमें होना? वोल्टेज में। वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग जो करंट आएगी, एमीटर, मिली एमीटर, माइक्रो एमीटर, जो भी लगाया है, तो V वर्सेस I ग्राफ बनाना है। शुरुआत में जब हमने ग्राफ स्टार्ट किया तो 0 वोल्टेज पे किया, तो हमें सीधा कुछ करंट की वैल्यू मिल गई डायरेक्ट। क्यों मिल रही उस पर बात करूंगा आगे, कि सीधा करंट 0 वोल्टेज पर कैसे मिल गई। फिर हमने वोल्टेज जब बढ़ाया तो करंट की वैल्यू धीरे धीरे देखो इंप्रूव हो रही है, लेकिन एक फिक्स वैल्यू वोल्टेज के होने के बाद ये इंप्रूवमेंट रुक जाता, फ्लैट हो जाता है। हम इसको कनेक्शन को पलट के चेक कर रहे हैं, यानी कम्यूटेटर की हेल्प से क्या कर देंगे? कनेक्शन को उल्टा यूज करेंगे और उल्टी डायरेक्शन में वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो हम देखेंगे करंट की वैल्यू डाउन होती जा रही है और किसी निगेटिव वोल्टेज पे जाने पर ये करंट 0 हो रही है। यहां जहां पर करंट 0 हो रही है, इसको कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये वर्ड सब समझते जाइएगा, इस चैप्टर में इनका बड़ा यूज है, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को डिटेल में पढ़ा रहा हूं, जिससे हर चीज को आप कॉन्सेप्ट वाइज समझ पाए। अब सुनो, ये एक्सपेरिमेंट तो एक हिस्सा पूरा हमने क्या किया इस बार, देखो इंटेंसिटी जो VI ली थी इसको डबल कर लिया। लाइट की इंटेंसिटी को हमने क्या यूज कर लिया? डबल, और इंटेंस लाइट यूज की। मैंने आपसे बोला था अपने मन में रखना, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या बढ़ा रहा हूं मैं? नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या बढ़ा रहा हूं? ज्यादा फोटॉन्स गिर रहे हैं, पहले कम गिर रहे थे, अब ज्यादा होगा। कितने ज्यादा? डबल। फिर ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया 0 वोल्टेज से। मैंने दोबारा ध्यान से सुनना, इस बार मैंने 0 वोल्टेज से एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया फिर से। तो हमने शुरुआत में ही देखा कि जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो पहले के कंपेयर में मोर देन है। करंट अब थोड़ा और ज्यादा से स्टार्ट हो रही है, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते गए ग्राफ उसी तरह आगे बढ़ा, और किसी पर्टिकुलर जगह पर जाकर के ये जो 2I लिखा, ये इंटेंसिटी के लिए वर्ड यूज किया है। इस 2I का मतलब क्या है? इंटेंसिटी से है। करंट हमारी इस डायरेक्शन में, तभी तो कंफ्यूजन हो गया था जो हम ग्राफ बना रहे थे उसमें। हम इधर इंटेंसिटी लिख गया, खैर छोड़ो, समझाना है। फिर मैंने वही काम रिपीट किया, कम्यूटेटर से निगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को निगेटिव करके रिवर्स में वोल्टेज बढ़ा के देखा। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ग्राफ डाउन उसी तरह हुआ, लेकिन सेम वैल्यू पे जाके, ध्यान देना प्लीज, सेम वैल्यू पे करंट को 0 कर रहा है। ये खास पॉइंट है, ध्यान दीजिए। हमने इंटेंसिटी डबल कर दी है, लेकिन कट ऑफ हमें तब भी उतना ही मिला। आप ट्रिपल करके देख लो, और भी बढ़ा सकते हो। ये 2 हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाए हैं। आप मोर देन 2 भी इस्तेमाल कर सकते, भाई 3I कर दो, 4I कर दो, हर बार आपको ये कॉमन मिलेगा, कट ऑफ पोटेंशियल। क्या मतलब है, ऐसा क्यों कॉमन है? अब उस पर बात करते हैं, डिस्कशन। तो सुनिए, मैं एक चीज को एग्जाम्पल में कंसीडर करके समझाऊंगा। जैसे अभी यहां लेट कर लो, इस समय जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, सपोज करो 20 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं टोटल। कितने इलेक्ट्रॉन निकलने का चांस है? 20 मैक्सिमम। इससे ज्यादा एमिट नहीं होंगे इतनी इंटेंस लाइट से, क्योंकि जितने फोटॉन गिरेंगे, ध्यान रखना, सिंगल फोटॉन अपनी एनर्जी सिंगल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। ये प्लांक हाइपोथेसिस है, प्लांक क्वांटम कॉन्सेप्ट है, कि जब किसी मेटल सरफेस पे फोटॉन्स गिरते हैं तो सिंगल फोटॉन अपनी पूरी लाइट, पूरी एनर्जी किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। तो एक फोटॉन के एवरेज में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बाहर? 1। क्लियर बात?
तो हमने कहा मान लो जब आई इंटेंसिटी हमने डाली थी तो 20 फोटॉन गिरे थे, तो 20 इलेक्ट्रॉन तो मैक्सिमम निकल सकते कि नहीं बताओ, इजेक्ट आउट हो सकते हैं। लेकिन जब इनके बिटवीन, ध्यान देना, पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस है। जब ए और सी के बिटवीन अक्रॉस जीरो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन इस गैप को पूरा कर पाएंगे, जंप कर पाएंगे, जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी। बोलो भाई, तभी तो अपने आप जंप करके निकलेंगे। भाई जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनको हेल्प की नीड होती क्या? वो तब भी अपनी सफलता को पा लेते हैं, उन्हें हेल्प नहीं चाहिए। तो जिनके पास ज्यादा एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी से निकले थे बाहर मेटल सरफेस से, वो उस प्लेट तक ऑटोमेटिक पहुंच गए बिना पोटेंशियल की हेल्प के। उनकी नंबर सपोज करो 5 है जो विदाउट पोटेंशियल के पहुंच रहे हैं। अभी 15 ऐसे हैं इलेक्ट्रॉन जो बीच के गैप में कहीं गिर पड़ रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे उस प्लेट तक। तो जितने पहुंचेंगे उसी हिसाब से तो करंट बनेगी कि नहीं बनेगी। जो शुरुआत की करंट हमने आपको शो की है, ये वही करंट है जो जीरो पोटेंशियल पे आ रही है, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने आप वहां पहुंच रहे जंप कर करके, उतनी ज्यादा एनर्जी ले पाए थे। लेकिन जैसे जैसे हमने पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया तो हमने देखा इस वाली प्लेट की अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ रही है। मोर पॉजिटिव होगा कि नहीं, तो खींचेगा तेजी से। तो जो 5 अपने आप जा रहे थे उससे ज्यादा जाना शुरू हो गए। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे ए प्लेट अट्रैक्ट करेगी और सी वाली रिपेल करेगी। तो जो कम एनर्जी से भी एमिट हो रहे थे, देखो अब वो भी पार करके पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। 5 से 10 हो गए, 15 हो गए, 16 हो गए, 20 हो गए फाइनल, और 20 ही निकल रहे हैं। आप पोटेंशियल बढ़ाते गए, तो जब 20 के 20 पार हो गए तो कितना भी पोटेंशियल उसके बाद बढ़ाओ, क्या करंट बढ़ेगी? जब 20 के 20 इलेक्ट्रॉन इस गैप को पार करने लगे तो अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे। इसलिए आगे कर्व कैसा आ गया, देखो फ्लैट कर्व आ गया। बोलो सैचुरेशन हो गई। अब उल्टा जाने का मतलब सुनना, ये जो 5 इलेक्ट्रॉन, एग्जांपल लिए नंबर्स, कोई ऐसा नहीं कितने होते हैं तुम्हें बताने के लिए। ये जो 5 अपनी एनर्जी से जा रहे थे, पार कर रहे थे, अब इनको कोई अपोज करने लगे, अगेंस्ट इसके काम करेगा, वहां रोकने की कोशिश करे। क्योंकि जब आप निगेटिव वोल्टेज लगाओगे तो ये प्लेट कैसी हो गई, निगेटिव, ये हो गई पॉजिटिव, ये निगेटिव हो गई। उल्टा कॉन्सेप्ट है ना, निगेटिव प्लेट इसको रिपल कर रही है आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन शुरुआत में जब कम वोल्टेज है तो रिपल्सन की वैल्यू भी कम है। 5 में से 4 पहुंचने लगे, एक रिपल हो गया, जिसकी सबसे कम एनर्जी थी वो जल्दी रिपल हुआ, और रिपल्सन बढ़ा, धीरे धीरे उनका नंबर्स डाउन हुआ। तो लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है तो बहुत माइन्यूट करंट आई, और निगेटिव आप बढ़ाते जा रहे हो तो कभी तो वो इलेक्ट्रॉन भी रिपल हो जाएगा, लास्ट में जो ज्यादा ताकत से आ रहा था फाइनली वो फिर वहीं रह जाएगा, तो तभी तो जीरो करंट आ पाएगी। यानी इसका मतलब जैसे जैसे हम निगेटिव बढ़ा रहे हैं, देखो ध्यान देना पोटेंशियल को, जैसे निगेटिव बढ़ाते जा रहे हैं वैसे करंट की वैल्यू डाउन हो रही है, यानी लेस इलेक्ट्रॉन अब अप्रोच कर पा रहे हैं। और कोई ऐसा निगेटिव वोल्टेज आएगा जब इलेक्ट्रॉन का अप्रोच खत्म हो जाएगा तो करंट कितनी हो जाएगी, जीरो। दोबारा में हमने चेक किया इंटेंसिटी को डबल करके, देखो अभी हमने 20 का आता पहुंच रहे थे, अब यहां से कितने निकलेंगे मैक्सिमम 40 भाई हमने डाला, जैसे डबल निकलना है, इंटेंसिटी डबल करी तो क्या डबल हुआ, फोटॉन डबल हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले डबल हो गए, यानी 40 निकले। तो इस हिसाब से इसके पास 5 ऐसे होंगे जो अपनी एनर्जी और 5 मतलब टोटल 10 हो गए। तो शुरुआत ही थोड़ा हाई करंट से होगी कि नहीं होगी। फिर आप पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो तो इनका क्रॉस करने का प्रोसीजर बढ़ता जा रहा है। जब 40 के 40 पहुंचने लगे फिर सैचुरेशन आ गया, अब हम बैक फ्लो कर रहे हैं। तो ध्यान देना, जो रोकने वाली एनर्जी है, बैक करने वाली, रिपल करने वाली, जैसे पहले आ रही थी 5 को रोक रही थी, अब उनमें 10 में से जो 2-4 होंगे जिनकी कम एनर्जी होगी पहले वो रोके जाएंगे। फिर धीरे धीरे देखो निकलने वालों की एनर्जी नहीं बढ़ी है इंटेंसिटी बढ़ाने से, क्या बढ़ी है, इंटेंसिटी से फोटॉन्स बढ़े, नंबर्स बढ़े हैं। एनर्जी उतनी है तो रोकने के लिए उतना ही तो निगेटिव पोटेंशियल चाहिए, 10 हो चाहे 20 हो चाहे 50 हो, रिपल्सन तो सेम चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि एनर्जी का अमाउंट नहीं इंप्रूव हो पाया था। यानी फाइनली ये हमने देखा कि कट ऑफ पोटेंशियल सेम चाहिए अगर इंटेंसिटी बढ़ाई गई तो। इस ग्राफ से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे, फाइनली समझना कि अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को वेरी करते हैं तो इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है, जिसके रिजल्ट से इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू बढ़ जाती है।
बोलो भाई, और कट ऑफ वही रहता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उनकी एनर्जी नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब ये है। पोटेंशियल कट ऑफ है। कट ऑफ पोटेंशियल मतलब क्या हुआ, देखो कट ऑफ पोटेंशियल का मतलब सीधे सीधे हो गया तुम्हारा V, देखो V इज इक्वल टू W/Q0 होता है कि नहीं होता, बताओ। अगर W बढ़ेगा तभी तो V ज्यादा यूज करना पड़ेगा। जब एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो उतने वोल्टेज से काम चलता रहेगा। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं यहां पर कि इंटेंसिटी बढ़ाइए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे या करंट बढ़ेगी, एनर्जी नहीं बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी वही रहेगी। ये फर्स्ट कंक्लूजन यहां से आ रहा है, मैं उसी को लिख रहा हूं। लेकिन वो डिटेल भी लिखनी है, जो कहानी बताई है लिखनी उसको भी चाहिए। अब चाहे उसको लिखो चाहे एक्सप्लेन हो गया तो आप जानो, रिजल्ट हम मत समझा रहे हैं, सुनो। लिख देते थोड़ा 2-3 लाइन, क्या दिक्कत, लिख दिया जाए ना, लिखा जाए, रिजल्ट लिखते हैं। अच्छा इसका रिजल्ट सुनो, एक्सप्लेन तो समझ ही लिया है। रिजल्ट में हम कहेंगे फ्रॉम द ग्राफ, ये जो ग्राफ ट्रेस हुआ इससे सुनो, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी। अगर डिटेल लिखना हो तो अपने आप भी तो लिख सकते हो। ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। यही तो हुआ था कि नहीं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। एक बात तो ये पता चल गई, एक और बात पता चली, देखो फोटॉन की एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही। देखो एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये 2 पॉइंट्स आप लिखो, डायग्राम बनाओ, फिर अगला स्टेप उठाते हैं। अब देखिए हम लोग दोबारा से स्टार्ट करते हैं बात को फ्रीक्वेंसी के लिए ऑब्जर्वेशन। देखो पहली बार में फ्रीक्वेंसी नहीं वेरी करी थी, इंटेंसिटी वेरिएशन किया था। इस बार हम लोग इंटेंसिटी फिक्स कर दें, फ्रीक्वेंसी वेरी कराएं, जो लाइट डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी वेरी कराएं। तो दोबारा से हमने क्या किया, सेम रीडिंग मतलब सेम प्रैक्टिकल, अब हम डिपेंडेंसी ऑन फ्रीक्वेंसी चेक करने जा रहे हैं। जब आप फ्रीक्वेंसी वेरी कर करके इस ग्राफ को ट्रेस करेंगे, देखो ध्यान देना, ये वोल्टेज का एक्सिस हो गया, ये करंट का एक्सिस हो गया, फिर से वही रिपीट किया एक्सपेरिमेंट, ग्राफ बनाया। इस बार हमने आई को आई रहने दिया, इंटेंसिटी को इंटेंसिटी रहने दिया, मतलब डबल ट्रिपल कुछ नहीं करेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। पहली बार सपोज करो न्यू 1 फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की और हमने ग्राफ पाया, तो हमको ऐसा ग्राफ मिला जैसा अभी मिला था। पहला ग्राफ तो वैसे ही मिल गया सीधा, कोई फ्रीक्वेंसी है, कोई ना कोई इंटेंसिटी भी, आई इंटेंसिटी रखी और फ्रीक्वेंसी न्यू 1 रखी। कितनी रखी, न्यू 1 सफिक्स लगा दो, फ्रीक्वेंसी 1। अब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दे रहे हैं, डबल कर दो ट्रिपल कर दो, जो इच्छा वो कर दो। तो आप दोबारा जब ग्राफ बनाएंगे, ध्यान देना प्लीज, तो आप पाएंगे ये ग्राफ यहां फाइनल इसी जगह मीट करेगा। लेकिन जब रिवर्स आप आओगे तो आप पाओगे नई जगह ये कट ऑफ मिल रहा है, यानी पहले वाला जो कट ऑफ था V0, अब उससे थोड़ा ज्यादा कट ऑफ आया V02। इसका क्या सेंस है समझना, आपने इंटेंसिटी नहीं वेरी कराई, क्या वेरी कराया, फ्रीक्वेंसी। मैंने बोला था फ्रीक्वेंसी का मतलब अपने मन में समझना, क्या, एनर्जी बढ़ी है, तो 20 के 20 ही निकले, इसलिए यहां के बाद सैचुरेशन हर बार 20 निकल रहे हैं। अब की पैकेट का साइज बड़ा हो गया, ज्यादा एनर्जी होने वाला, समझते हो, साइज बढ़ा दिया हमने। साइज जब बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एनर्जी मिली, बोलो भाई। तो अब जब उनको रोकना है तो ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगा रोकना होगा कि नहीं, बताओ। पहले जो न्यू मतलब V0 1 से रुक रही थी, अब ज्यादा एनर्जी का अगर आ रहा है फोटोन इलेक्ट्रॉन, उसको रिपेल करना है तो ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए, तो इसलिए हमें कट ऑफ में देखो इंप्रूवमेंट करना पड़ा। यानी यहां से हम ये समझ पाए कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी
ज्यादा हो जाती है, तभी तो ज्यादा कट ऑफ लगाना पड़ा। जरा कट ऑफ की डेफिनेशन भी ले ही लो लगे हाथ, इसको स्टार्ट करो। उसके पहले यहां पर कट ऑफ पोटेंशियल की डेफिनेशन पहले बता देता हूं। कट ऑफ पोटेंशियल की डेफिनेशन आती है अलग से, इसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। जरा इसका मतलब समझ लेना। पहली बात तो समझ लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब निगेटिव पोटेंशियल, ये तो जाने को निगेटिव साइड में आया। हम ये कहेंगे कि जो पहली प्लेट है, अगर उसको मान लो हमने नाम क्या दिया था, सी, तो ये प्लेट यानी जो दूसरी प्लेट है, P1 P2 नाम दे सकते हो आप, दोनों का नाम क्या कह सकते हो आप, P1 और P2। यानी कि जो सेकंड प्लेट है, P2 प्लेट का फर्स्ट प्लेट के रिस्पेक्ट में वो निगेटिव पोटेंशियल जिसके करस्पॉन्डेंस में एनर्जी डिक्रीज होकर जीरो हो जाए, उस निगेटिव पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग या कट ऑफ पोटेंशियल। तो अब यही डेफिनेशन हम P1 P2 वर्सेस बोल दे रहे हैं, ए बी सी की जगह हम वर्ड क्या दे रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड यूज कर रहे हैं। तो हम कहेंगे सच निगेटिव पोटेंशियल ऑफ सेकेंड प्लेट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्लेट, जो भी नाम होंगे आप P1 P2 वर्ड भी यूज कर सकते हो। फर्स्ट प्लेट फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स, फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो is called cut off potential। ये अलग से डेफिनेशन आती है कट ऑफ पोटेंशियल। इसका फार्मूला भी सुन लो, ये काइनेटिक एनर्जी को जीरो करता है कट ऑफ पोटेंशियल, तभी तो पहुंच नहीं पाता है मूव करके इलेक्ट्रॉन। तो इसको EK फॉर काइनेटिक एनर्जी और EV नॉट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए ये आया कहां से फार्मूला, ये भी समझ लो, V इक्वल टू W/Q नॉट होता है। W की जगह यहां वर्क की जगह हमने काइनेटिक एनर्जी लिखी है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, E होता है, और V को V नॉट लिखा हुआ है। तो जब कट ऑफ पोटेंशियल का फार्मूला बनाओगे तो V नॉट है कट ऑफ पोटेंशियल, तो क्या बनेगा, EK/E। ठीक है, अब मैं इस कंक्लूजन पे आता हूं। इस पे मैं ये कहूंगा कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो इंटेंसिटी ना बढ़ाऊं, तो मैं देखता हूं कि मैक्सिमम करंट उतनी ही मिलती जितनी कम फ्रीक्वेंसी पर मिल रही थी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कट ऑफ पोटेंशियल और निगेटिव यूज करना पड़ा। इसके ये पता चलता है कि इजेक्ट होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है। ये कंक्लूजन भी लिख देता हूं। अब ये एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन, ये तो आप चाहें तो पहले पॉइंट के साथ भी लिख सकते थे ये डेफिनेशन। ठीक है, अब इस ग्राफ के हिसाब से बताता हूं। ऑन इंक्रीजिंग frequency of light, maximum current does not change। करंट उतनी ही आई, maximum current does not change, but more cut off potential required, cut off potential required। It means, it's mean on increasing frequency, on increasing frequency, energy of photoelectrons increases। ये थर्ड रिजल्ट है, ये थर्ड रिजल्ट रहेगा, ये वाली लाइन नोट करो इसको। इसके बाद एक बात और, एक ग्राफ और बनता है। देखिए अभी जो हमने कट ऑफ पोटेंशियल आपको सिखाया, इसमें देखो EK आया है,
अगर हम एक ग्राफ बनाएं ई के वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, किसका? ई के वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो अब हम इसकी बात लिखते हैं यहां पर आगे देखो, इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ ई के एंड फ्रीक्वेंसी, ई के और फ्रीक्वेंसी के बीच अगर हम ग्राफ बनाए, देन वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। ये सब चीजें निकाल ही चुके होगे तो आराम से बना सकते हो ग्राफ, देन वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। अब मैं इस ग्राफ को बताता हूं कैसा आता है, समझना जरा, बहुत आराम से समझ लो, बहुत जल्दी में ना रहो, हमें जल्दी है वो अलग बात है। देखो हमने कहा हमें किसके किसके वर्सेस बनाना है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, ये ईके है। इस बार हम इसके इसके बीच ग्राफ बनाए। जब हम ये ग्राफ बनाते हैं तो हमको क्या मिलता है, ध्यान देना जरा भैया लोगों बात को, हमको एक यहां से लाइन ऐसे मिली तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन कहीं यहां से मिली, इसके पहले मिली ही नहीं। यहां से मिलने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू तक जब आप पहुंच गए, देखो लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए धीरे धीरे, हमने देखा जब यहां फ्रीक्वेंसी है तो कोई कर्व नहीं मिल रहा, मतलब कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आई। फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए जब पर्टिकुलर किसी एक फ्रीक्वेंसी पर हम पहुंच गए हैं तो हमने देखा काइनेटिक एनर्जी का कर्व स्टार्ट हुआ। इससे यह प्रूव होता है कि एक फिक्स फ्रीक्वेंसी से अगर लेस फ्रीक्वेंसी हो आने वाले लाइट की, गिरने वाले रेडिएशन की, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। भाई इलेक्ट्रॉन निकलते ही नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलना ही तो लाइट डालने से, यही तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो जब तक इस फ्रीक्वेंसी पे आप नहीं पहुंच जाते हैं तब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं होती, या फोटो इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट होना स्टार्ट नहीं होते। तो फोटो इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट होने के लिए भी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट जरूरत है कि नहीं, बताओ? अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल दो तो क्या इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट होंगे? तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी के बाद फोटो इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट होने लगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कही जाती है। तो हम कहेंगे इस ग्राफ के बाद, वी ऑब्जर्व दैट इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट या रेडिएशन, जो वर्ड यूज करो, इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन a particular value, nu naught, there is no photoelectron emits from metal surface। यही जो न्यू नॉट है इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो न्यू नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखना चाहो तो कुछ इस तरीके से लिखो, हम कहेंगे सच मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट आफ्टर विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो लिखेंगे सच मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट after which photoelectrons eject out from metal surface is called threshold frequency। Threshold frequency denoted by nu naught। अगर कभी तुमसे पूछ दिया जाए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताओ
तो इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी उसे क्या बोलोगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसको साथ में लिख के दे रहे हैं, एंड करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ is called threshold wavelength. Okay, it is denoted by lambda naught given as, इसका फॉर्मूला लिखोगे, आपने पढ़ा c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एक फॉर्मूला होता है c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो लैम्डा नॉट अगर बनाना है मुझे तो c बाई क्या लिखना पड़ेगा? न्यू नॉट। बोलो भाई, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ? अच्छा, अब एक टर्म और आता है वर्क फंक्शन। तो ये जो अभी ग्राफ बनाया था ईके वर्सेस, किसका बनाया था? ईके वर्सेस फ्रीक्वेंसी। हम देखते हैं जब ये ग्राफ हम बनाते हैं, देखो तो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद ही तो स्ट्रेट लाइन आना शुरू होती है, यानी इसके पीछे का हिस्सा अगर हम बैक बढ़ा दे, देखो बैक प्रोड्यूस कर दे, तो हमें एक यहां इंटरसेप्ट मिलता कि नहीं मिलता बताओ? इसको कुछ भी आप कहते हो, जैसे -b बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया? और ये देखो स्लोप है, यहां चाहे यहां स्लोप बता दो, चाहे जहां स्लोप बना दो, देखो तो यहां एक स्लोप मिलती कि नहीं मिलती बताओ? इस कर्व की स्लोप है कि नहीं है बताओ? तो हम ये पाते हैं कि जो ये इंटरसेप्ट है ये एनर्जी एक्सिस है। देखो ध्यान देना, ये कौन सा एक्सेस है? एनर्जी का एक्सेस है कि नहीं? यानी इतनी एनर्जी मेटल खा जाता है। अगर यहां से मान लो फ्रीक्वेंसी 0 थी, 0 से बढ़ाते गए तो अभी जो फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है वो मेटल ही खा रहा है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन से खा रहे हैं, वो बिल्कुल जगने के लिए तैयार नहीं, सो रहे हैं, कह रहे हैं जब तक हमें इतनी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक हम लेटे रहेंगे। तो ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। मेटल वाइज ये वेरी करता है। अलग अलग मेटल के लिए ग्राफ बनाए जाए तो मिलेंगे सब स्ट्रेट लाइन, लेकिन कुछ इस तरीके से, मतलब इधर का ऐसा डॉटेड बना देना, तो हम देखेंगे हर एक का अलग अलग इंटरसेप्ट आएगा मेटल वाइज। मेटल टू मेटल ये चीज वेरी करता है वर्क फंक्शन। तो यहां पर अगर हम एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बोले, वैसे आप लोग जानते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू mx प्लस, इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहां से बनाना चाहें तो हमारा देखना जरा, y जो है ना वो EK है कि नहीं बताओ? y क्या है हमारा? y हमारा EK है। स्लोप की बात करूं मैं, यहां पर देखो स्लोप हमने a बोल दिया है, क्या बोल दिया है? अच्छा कुछ भी है, मतलब हमने लेट कर लिया ये, वो बताऊंगा बाद में उसका क्या मीनिंग है। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लेट किया है? फ्रीक्वेंसी को, और हमारा इंटरसेप्ट -c है। देखो जरा, देखो बात को समझो, है कि नहीं? अगर हम इस जगह की बात करें, पर्टिकुलर इस जगह की, तो यहां की फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हो? न्यू नॉट बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अच्छा, इस समय जो फोटोन या वो सॉरी फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी इस समय काइनेटिक एनर्जी कितनी है? देखो 0। इस समय काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। ओके, तो हम कहेंगे एट थ्रेशोल्ड, पर्टिकुलर वैल्यू की बात कर रहा हूं, एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड है, मतलब न्यू की वैल्यू किसके इक्वल है? न्यू नॉट के, तब अगर इस इक्वेशन की बात करूं तो EK कितना है? 0 है कि नहीं बताओ भैया लोग? तो EK को हम क्या रख दें? 0। A न्यू को क्या लिख दें? न्यू नॉट, और माइनस, अच्छा इंटरसेप्ट की वैल्यू को हमने यहां C ना बोलकर क्या बोला था? B बोला था ना, माइनस, सॉरी यहां पर ये C यहां लिखा है तो यहां -B लिखना है। तो देखो जरा, माइनस, समझ रहे हो ना बात को? मैं थोड़ा जल्दी में करा रहा हूं। इस जगह ये C रहेगा, ये वाली C की जब वैल्यू रखोगे तो उसको क्या कहोगे? -B, मैं ये कह रहा हूं। तो देखो ये -B हो गया, तो यहां से B की वैल्यू देखो किसके इक्वल निकली? A न्यू नॉट, किसके इक्वल निकली? निकली कि नहीं निकली? अब ये जो स्लोप है एक्चुअल में ये होता है प्लैंक कांस्टेंट। क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक की कांस्टेंट वैल्यू। इसका स्लोप जब भी आप निकालोगे हमेशा फिक्स आएगा। ये भी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। ये जो स्लोप हम कभी भी कहीं भी निकालें कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू के साथ, हमेशा 6.6 × 10⁻³ ही आएगा। इसको बोलते हैं
प्लैंक कांस्टेंट, हमने ए नाम दे दिया था लेकिन उसको बोलते क्या, एच। तो अब हम इसको रिप्लेस कर दे रहे प्लैंक कांस्टेंट से, तो इसको बी को रिप्लेस कर दिया डब्ल्यू से, इसको रिप्लेस कर दिया एच से, तो हमारा वर्क फंक्शन तैयार हुआ कितना, वर्क फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, एच न्यू नॉट। यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो फोटोन की एनर्जी होती है उसे क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो आप वर्क फंक्शन की डेफिनेशन भी लिखेंगे इसके बाद, वर्क फंक्शन, तो हम कहेंगे द एनर्जी ऑफ फोटोन corresponding to threshold frequency is called क्या, वर्क फंक्शन। इतनी ऑब्जर्वेशंस हैं, टोटल 5 रिजल्ट्स हैं, अभी आपके पास 4 रिजल्ट आए। कैसे, चौथा रिजल्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। चौथा रिजल्ट कौन सा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में जो बातें की हैं वो 4th रिजल्ट है। 5th रिजल्ट सुन लीजिए डायरेक्ट, वो भी प्रैक्टिकल का ऑब्जर्वेशन है। जैसे ही लाइट डाली जाती है प्लेट के ऊपर, क्विकली विदाउट टाइम लैप्स क्विकली एमिशन स्टार्ट हो जाता है। ये भी यहां फार्मूले में नहीं आ रहा है लेकिन ऑब्जर्वेशन तो है प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकली एक और चीज फाइनल ऑब्जर्व की उन्होंने, मैं लास्ट वर्ड ये लिखना चाहता हूं, बस इतना और सुन ले। और इतनी देर अगर आप वीडियो में बने रहे या क्लास में बने रहे तो आपका बहुत बड़ा धन्यवाद है। लास्ट कमेंट सुन लीजिएगा, देयर इज नो टाइम लैग्स, देयर इज नो टाइम लैग्स, लैग्स समझते हो ना, पीछे रहना। देयर इज नो टाइम लैग्स ऑफ इंसिडेंस of light and emission of photoelectrons। ये बात और उन्होंने ऑब्जर्व की। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड ऑब्जर्वेशन।